एक बार फिर से आपका स्वागत है वरुण के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे आरएस मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बात कर चुके थे। हम लोग बात कर चुके थे हिस्ट्री की पूरे सिलेबस की बात कर चुके थे। क्या चीज़ें ज़्यादा मतलब रिलेवेंट है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, और किस किस तरह से मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोगों ने बात करी। इकोनॉमिक्स की भी हम लोगों ने बात करी, थोड़ी सी बात करी थी, ज़्यादा हम लोग बात कर दे पाए थे। तो एक बार इकोनॉमिक्स फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सारे सब्जेक्ट अभी ये वीडियो भी लगभग 1 घंटे की होने वाली है। उसमें अपन और भी जो भी ऑथेंटिक सोर्स से रिलेटेड है, आप और किस तरह से मतलब आपकी मदद हो सकती है आंसर राइटिंग में, मेंस में, क्योंकि ये मार्क्स से ये जो जुड़ते हैं और यही मार्क्स आपकी रैंक, आपकी सर्विस फिक्स करेंगे फ्यूचर में जाके। प्रीलिम्स नहीं करेगा, ये करेंगे। तो इसमें आपको इतने मार्क्स ले आने कि इंटरव्यू में फिर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स देने का। आपने देखा होगा फर्स्ट रैंकर के 45 मार्क्स है आउट ऑफ 100, 500 वाला जो रैंकर है, 600 वाला जो रैंकर है, उसके 60 मार्क्स है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आरपीएससी के उन मेंबर्स के पास में जो इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास में हजारों क्वेश्चन है। आप कितने तैयार करके जाएंगे, ये भी है। दूसरी चीज, हर किसी की मतलब पर्सनल मतलब प्रेजेंटेशन की जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो प्रेजेंटेशन की जो उनकी जो जेस्चर्स होते हैं, उनको बोलने का तरीका होता है, हाथों हाथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको फिर माइंड में मतलब प्रोसेस करके हाथों हाथ उसका जवाब देने का जो तरीका होता है, वो सब सीखेंगे हम। बात की बात है, वो सारी चीजें मतलब इन्वॉल्व होती है इसमें। तो एक तरह से इतना सब्जेक्टिव है कि इसका कोई क्राइटेरिया अपन फिक्स नहीं कर सकते। तो हम मेंस के मार्क्स पे ही डिपेंडेंट है हमारी रैंक के लिए। इंटरव्यू के मार्क्स हमें नहीं पता किस तरह से दिए जाएंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, इसलिए हमें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे हाथ में लिखना है, क्वेश्चन आएगा, लिखना है उसका, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, उसके भी मार्क्स तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मदद, अपनी खुद की मदद और अपन खुद की मेहनत इस मेंस में, ये जो है 800 मार्क्स का, इसमें हम अपनी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी हो सकता है हम मदद करेंगे इसमें। ये मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पे आज। क्या कर रहे थे हम पर? अच्छा, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने, चलो ये बात हो चुकी थी, इकोनॉमिक्स की पूरी बात हो चुकी थी। अपन अब बात करेंगे अभी हाँ, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखा 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 परीक्षा। अब थोड़ी बात, जब ये वाली चीजें आई है ना, अब मुझे थोड़ी बात करनी पड़ेगी आपके लिए कि जब सिलेबस चेंज होता है ना, मैंने एक बार वॉइस नोट पे भी थोड़ा सा बताया था टेलीग्राम चैनल पे। जब जब सिलेबस चेंज होता है तो क्या होता है कि पूरा सिलेबस चेंज नहीं करती है आरपीएससी। अब आप फंडामेंटल राइट्स तो पॉलिटी से हटा नहीं सकती, वो बेस है उसका पॉलिटी का। तो सिलेबस चेंज में क्या होता है, वो कुछ कुछ टॉपिक्स हटाती है और कुछ टॉपिक्स ऐड करती है आरपीएससी, बराबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो पुराने ही टॉपिक्स है सारे के सारे, उन टॉपिक्स से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पिछली बार के सिलेबस में वो दिए हुए थे और पूछे जा रहे थे। ऐसा नहीं है। आप ये माइंड में फिक्स कर दीजिए कि जब भी आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है, अपनी अप्रोच क्वेश्चन फॉर्मेशन की पूरी चेंज की है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसकी जो लैंग्वेज है, किसी पार्टिकुलर टॉपिक से, चाहे वो पुराना टॉपिक हो चाहे नया टॉपिक हो, पुराने टॉपिक जो पहले था और अभी भी है, उसकी भी पूरी फंक्शनिंग, पूरे उसके मतलब पूछने का तरीका उसने पूरा चेंज कर दिया। मतलब क्या है, आरपीएससी जब सिलेबस चेंज करती है तो अपनी अप्रोच भी चेंज करती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने की। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैनेजमेंट का। आप 2018 का पेपर आप खोल के देखिएगा, 16 और 18 का पेपर आप खोल के देखिएगा मैनेजमेंट का। थोड़ी सी होमवर्क कीजिए आप, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अदरवाइज मैं सिर्फ बोलूंगा और आप उसकी
सत्यता की जांच नहीं करेंगे तुम तो सही नहीं, आपके लिए भी सही नहीं है वो। मैं जो कुछ भी यहां बोल रहा हूं उसकी सत्यता की जांच आपको करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। ठीक है, 16 का 18 का इसका पेपर देखिएगा आप, 2016 का 2018 का सिलेबस सेम था इन दोनों साल। इसका सिलेबस भी आपको आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। सिलेबस देखिएगा, पेपर देखिएगा, और क्या देखना है आपको इसके साथ में, आपको 11th 12th की एनसीईआरटी जो बीएसटी की है, मतलब बिजनेस स्टडीज की, बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी 11th 12th की देखनी है। उसका सिलेबस देखना है मैनेजमेंट का 2016 और 18 के। फिर आपको क्वेश्चन देखने हैं, पूरा यहां से आया है 11th 12th से, ये पूरा पेपर यहां से बना था। ठीक है, 2021 के अंदर जब सिलेबस चेंज हुआ इसका प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, 5% चेंज हुआ था, 5 से 8% का सिलेबस चेंज हुआ था। मतलब क्या है, 92% टॉपिक सेम थे, सिलेबस चेंज हुआ 8%। ठीक है, फिर अब देखिएगा 2021 का इसका पेपर, सिलेबस, पेपर 21 का और एनसीईआरटी, कुछ नहीं पूछा गया यहां से, 10% भी नहीं पूछा गया यहां से। इस ये जो सिलेबस था इसका, इसमें से 10% भी एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया, एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया, जबकि पहले पूरा एनसीईआरटी से बनता था 2018 तक के सिलेबस तक में। सिलेबस चेंज हुआ है 8%, अप्रोच पूरी चेंज कर दी आरपीएससी ने, नहीं पूछा वहां से एनसीईआरटी से। लोग यहां तक कहने लग गए 21 में चेंज हुआ था, जो 24 तक चला था, 21 में, 23 में और 24 में। 21 में फिर भी पूछा गया थोड़ा सा, 50% के आसपास मुझे लगता है पूछा था। 23 में 24 में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा एनसीईआरटी से उन्होंने मैनेजमेंट के पेपर के अंदर, जबकि सिलेबस वही था, सिर्फ 2-3 टॉपिक ऐड हुए थे उसके अंदर और 2-3 रिमूव किए थे उन्होंने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आरपीएससी जब सिलेबस चेंज करती है तो अपना पूरा अप्रोच चेंज करती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, उसका सोर्स, सबसे बड़ी चीज वो सोर्स चेंज कर देती है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जहां से वो पूछ रहा है वो सोर्स भी चेंज कर रहा है, वो पैटर्न भी क्वेश्चन का चेंज कर रहा है। वो कितनी सारी तकलीफें हैं इस जर्नी में, है ना। आपको और सीखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन हारना नहीं है। हर तीसरे दिन लगेगा कि मैं इससे नहीं हो पाएगा, ये सबको लगता है, जो टॉप करेगा उसको भी लगता है, जो जिसने टॉप किया था उसको भी लगा था, सबको लगता है, लेकिन हारना नहीं होता। इस जर्नी के अंदर सबको लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, हर तीसरे दिन लगेगा, लेकिन सोचना नहीं है ऐसा। हमेशा मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक, कंटिन्यूटी के साथ। ये फिर गया इग्नू के पास 2021, 2023, 2024 में इग्नू के पास गया, आईसीएसई की बुक्स के पास भी गया वो एनसीईआरटी। आईसीएसई भी एक बोर्ड है, मतलब ये जब सीबीएसई का जो बोर्ड होता है जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, वैसे आईसीएसई का भी अपना एक बोर्ड है, इंडिया का एक बोर्ड है, मतलब इंटरनेशनल बोर्ड है वो। तो इसकी बुक से भी कुछ ना कुछ चीजें वो पूछा उन्होंने 21, 23 और 24 में। इग्नू से भी बहुत चीजें उन्होंने पूछी वहां से। ठीक है, तो इसका मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सिलेबस चेंज करता है तो टॉपिक भी, तो मतलब अप्रोच भी चेंज करता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 16 में जो कंटेंट था ना हमारे मार्केट में, इस सब एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सारे सब्जेक्ट की है वो, तो कहानी सबकी सेम है, एक की मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं। इसका जो कंटेंट था जो मार्केट में 2016 में था, वही 18 में था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। सिलेबस चेंज होने के बाद भी 21 में सेम कंटेंट था, 23 में भी सेम कंटेंट था, जबकि पेपर अलग हुआ, अलग आया यहाँ पे भी अलग पेपर आया, चेंज कुछ नहीं हुआ मार्केट के कंटेंट के अंदर। इस सब्जेक्ट में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट का, सब में ऐसा ही है, किसी में चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हैसियत क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन आ रखा है वो ऐड कर दिया जाता है बस। और 24 में अभी भी आप देखेंगे कंटेंट सेम होगा, मैनेजमेंट का सेम कंटेंट है। क्यों, रिसर्च कहां है फिर आपकी, किस बात की है। डिफेम नहीं कर रहा हूं मैं, जो करना चाहिए हमें वो मैं कह रहा हूं, हमारा काम ये है।
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम ये होता है कि उसको एग्जामिनेशन की अप्रोच के साथ, आरपीएससी की अप्रोच के साथ उसको रिसर्च करनी है और एस्पिरेंट को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देना है। ये काम होता है, इसके लिए फीस दी जाती है। एक नाम थोड़ी है कि हाँ जब आओ हमारे पास पैसे दो और जो ये जो है हमारे पास ये ले लो। नो, इट इज, ये अच्छा नहीं है। मैं जब भी ये चीज मेरे जब माइंड में आती है तो नाम नहीं लेना चाहिए। अपने रेस्पेक्टेड जो मेंबर है आरपीएससी के केसरी सिंह जी, उन्होंने एकदम एग्जैक्ट बात बोली थी एक इंटरव्यू में, जो मैंने शेयर भी कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। उन्होंने कहा था कि सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। खुद से कुछ करते ही नहीं है बच्चे। एस्पिरेंट खुद से कुछ नहीं सोचता, उसको जो दिया जाता है बस वो पढ़ता है। और दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे सेम कंटेंट था, सिलेबस चेंज हुआ, जो नए टॉपिक ऐड हुए वो ऐड कर दिए, वही एनसीईआरटी से जहां से ये पेपर बन रहा था ना 2016-2018 में, वहीं से अगर वो जो टॉपिक ऐड हुआ था 2021 में, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी कंटेंट था उस एनसीईआरटी के अंदर, वो उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया था उन्होंने। लेकिन पेपर बाहर गया एनसीईआरटी से। यहाँ पे भी पेपर बाहर था, लेकिन 21 के बाद में उन्होंने ऐड नहीं किया। 23 के बाद 24 में भी पेपर बाहर था एनसीईआरटी से, फिर भी ऐड कुछ नहीं किया। बच्चे फिर सोचने लगे इसको पढ़ने से ही मतलब नहीं है। छोटे सब्जेक्ट में अपन कहते हैं ना, छोटे सब्जेक्ट में तो मार्क्स ही नहीं आते, 20 में से 2-2, 3-3 नंबर आते हैं। 208 कट ऑफ फिर रहती कैसे है? ऐसे तो रहती है, कंटेंट का अभाव है हमारे पास। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ही नहीं हमारे पास, तो कट ऑफ तो कम रहनी है। इस कम कट ऑफ के पीछे आरपीएससी जिम्मेदार नहीं है, नहीं एस्पिरेंट जिम्मेदार है, ये हम जिम्मेदार है। हम नहीं दे पा रहे वो ऐसा कंटेंट कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को करने के लिए सहूलियत हो, आपके पास कंटेंट हो उसका, उस क्वेश्चन का। हम नहीं दे पा रहे, हमारी गलती है ये। आरपीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें कि इतना हार्ड कुछ नहीं होता है पेपर, वो ऑथेंटिक सोर्स से बना रही है। आप नहीं पढ़ रहे हो वहां से, तो क्या कर सकते हैं? आपका मतलब आप तो वही पढ़ेंगे ना, एस्पिरेंट तो वही पढ़ेगा जो लिखा हुआ किताबों में, मतलब किसी के कोचिंग के नोट्स में। आप खुद से नोट्स थोड़ी बनाते हैं। 1% भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जो बिना कोचिंग के नोट्स से खुद के नोट्स बनाता है, वो सारे सोर्सेज से, और खुद फिर वो तैयारी करता है। 1% भी नहीं होंगे ऐसे। सब लोग किसी ना किसी कोचिंग की हेल्प लेते हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं, तो 208 ही कट ऑफ रहनी है। एक दूसरे के साथ युद्ध किए जा रहे हैं सब लोग, हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे। भाई आप सब लोग मिलके भी तो 208 की कट ऑफ को आप पार दी, मतलब 208 भी 800 में से नहीं। उसमें तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि फोर्थ पेपर में लगभग एवरेज मार्क्स थे 75 to 80। उस 208 में से भी 80 नंबर तो फोर्थ पेपर में थे। एवरेज जिसका सिलेक्शन हुआ है 208 जिसके आए, सोचिए फिर क्या बच गया। 130 नंबर एवरेज 600 में से। हकीकत है ये मैं नहीं कह रहा, डेटा है ये डेटा है। ये कट ऑफ है 600 में से 130 नंबर। इतना कंटेंट था हमारे पास मार्केट में। आपकी गलती नहीं है, आरपीएससी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम कहीं ना कहीं फेल हुए, आप फेल नहीं हुए, ठीक है? तो हमारा काम, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है कि अगर कोई चीज चेंज हुई है, वो सिलेबस चेंज किया उन्होंने, तो पहले भी किया था सिलेबस चेंज, तो क्या उन्होंने क्या कर, एग्जाम में फिर क्या कर दिया उन्होंने चेंज? वो तो रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ टॉपिक ऐड या रिमूव नहीं कर रही है आरपीएससी। आरपीएससी बहुत कुछ चेंज कर रही है, पूरी फ्रेमिंग चेंज कर रही है पेपर की, उस सब्जेक्ट की। क्वेश्चन का सोर्स अलग कर रही है, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग कर रही है, उसके मतलब अलग अलग एंगल से उसको पूछ रही है। और मुझे ये नहीं पता कि वो मार्केट में अवेलेबल नोट्स देख के ऐसा कर रही है क्या कि भाई ये है तो ये नहीं पूछना है। मुझे ये नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कर रही होगी आरपीएससी, लेकिन वो ऐसा कर भी रही है तो हमें सचेत होना है ना। हम उसको तो कुछ कह नहीं सकते कि आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया। हमें काम करना पड़ेगा ना, हमारे ऊपर हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि 208 कट ऑफ ना रहे। जब 208 कट ऑफ रहती है ना, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर मतलब इंटरव्यू हो जाता है।
इंटरव्यू में मैं अच्छा बोल लेता हूं, 10-20 नंबर का फर्क हो गया, मैं सीधा कोऑपरेटिव से यहां आ जाऊंगा एसडीएम पे। 10-15 नंबर के गैप, जब 130 नंबर, जब जब चलो अब 200 मार्क्स मानो, 208 मार्क्स मानो, जब 208 मार्क्स है इसमें, तो इसमें जब 15-20 नंबर का फर्क जो मतलब वेरिएशन आएगा, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा, जो इंटरव्यू में आएगा कितना फर्क पड़ जाएगा उससे। तो क्या रियल कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा है क्या वहां पे? नुकसान आरपीसी का भी हो रहा है इससे। इसलिए हम सारी चीजें हम देखेंगे कि जितना हो सके हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेस के पास जाएंगे, आरपीएससी की अप्रोच को समझेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्ट्रक्चर करेंगे और फिर आपको इस वे में देंगे कि आपको रिवीजन में भी आसानी हो। इतनी सारी 500 पेजेस की एक नोटबुक छाप दूं मैं, कोई मतलब नहीं है उससे, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, उन 4 पेपर में सब्जेक्ट कितने होते हैं? ये तो सब्जेक्ट तो इन्होंने यहां पे दे रखे, हिस्ट्री में इन्होंने हिस्ट्री 75 मार्क्स की ये लिखा हुआ ना आरपीएससी ने। कितने सब्जेक्ट है हिस्ट्री के अंदर भी? एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न राजस्थान की, आर्ट एंड कल्चर अलग से राजस्थान की, इंडिया का एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर अलग से, वर्ल्ड का आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, इतनी सारी चीजें हैं वो। ये सारी चीजें अगर मैं 1000 पेज में भी कोई अगर देना चाहे ना, तब भी नहीं हो पाए। लेकिन वो सारे इररिलेवेंट चीजें हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको, मार्केट में जो भी कंटेंट अवेलेबल है, मेंस का हमारा नहीं है, सॉरी, क्योंकि वो मेंस का जब आएगा तब आएगा, बन चुका है हमारा लेकिन आएगा बाद में वो, लेकिन वो पेड होगा। तो ये जो मार्केट में जो अवेलेबल अभी आप देखिएगा उसको, उसमें 50% कंटेंट ऐसा है जो सिलेबस से मेल ही नहीं खाता है, जिससे आज तक मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। 50% सिलेबस रिलीवेंट है जो मार्केट में है। ये मत सोचना कि मैं इसको डिफेम कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। एस्पिरेंट के की भावनाओं के साथ अगर मैं नहीं जुड़ूंगा तो मेरा यहां आना भी निरर्थक है। जो आप सोचते हैं, जो आप जो जिस चीज के साथ जीते हैं, वो उसकी मुझे बात करनी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। मैं भी बड़ी बड़ी बातें यहां पे आके मतलब कर दूंगा और बहुत सारा पैसा खर्च कर दूंगा, रील्स बना दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स बना दूंगा, वो कर दूंगा और उससे अपना काम चल जाएगा, चल ही जाए। ये चीज मुझे पहली बात तो आती ही नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना कि मैं ये सारी चीजें करूं। मुझे इन चीजों से दूर रहना है, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। पब्लिसिटी जो होती है वो एक एस्पिरेंट करता है, जेन्युइन एस्पिरेंट। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं एस्पिरेंट ना, वो टेलीग्राम वाले, वो जो युद्ध में लगे रहते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो खुद का नुकसान करते हैं। जो एक्चुअल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो जब बात करते हैं कि हाँ ये कोचिंग अच्छी है, इनका मैंने जब पढ़ा तो मुझे एग्जाम में ये फायदा हुआ था, इस तरह की डिस्कशन आपको कितने साल हो गए कभी आपने देखी है? एक्चुअल वाली नहीं देखते अपन। वो जो होती है ना डिस्कशन, मुझे उस रास्ते पे जाना है। मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है कि मैं शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊं और आप जो भी जब भी आप स्क्रॉल करो मैं दिखूं वहां पे, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊं मैं, मेरी वीडियो को एडिट करके या फिर अलग से वीडियो बनाऊं मैं, और जब भी आप स्क्रॉल करें अपने मोबाइल को, मैं वहां पे दिखूं आपको, और मैं आपके बार बार मैं आपके सामने आऊं तो आप सोचने को मजबूर हो जाओ और एक बार मुझे देख ही लो आके। ये मेरे को नहीं आता और मैं ये कभी नहीं करने वाला, मुझे ये करना भी नहीं है। ये इस तरह की चीजें अगर मुझे करनी होती तो मुझे मैं आता ही नहीं। वॉर रूम का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि जो नहीं है मार्केट में चीजें, वो आपको बतानी है, और जिससे कि आपकी ये जर्नी जो है वो आसान हो जाए। अदरवाइज मैं भी अगर वही करूं जो सब लोग कर रहे हैं तो मेरी जरूरत ही कहां है? वॉर रूम की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं भी अगर वही कर दूंगा जो सब लोग कर रहे हैं तो वॉर रूम की क्या जरूरत है? वॉर रूम जो करने वाला है, जो कर रहा है, वो कुछ अलग है। तो वो जो अलग है उसको दिखाने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये मार्केट में है, लेकिन होता ये है। तो जब भी मैं ये बोलूं कि ये मार्केट में है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं ये बार बार दोहराता हूं क्योंकि किसी के माइंड में ऐसा अगर आ भी रहा है तो निकाल दीजिए।
सारे कोचिंग वाले मेहनत करते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। सब इंटेलिजेंट है, सब दिल से मेहनत करता है, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सब मेहनत करता है और अच्छी मेहनत करता है। तो कोई किसी को डिफेम करने का इरादा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हकीकत बताना वॉर रूम का काम है। हकीकत ये है, क्योंकि आपकी जर्नी आसान कर दी है मुझे किसी और से मतलब नहीं है। मुझे आपकी जर्नी आसान करनी है, आप मुझे देख रहे हैं, और आपकी जर्नी आसान करने के लिए ही वॉर रूम का जन्म हुआ है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये खाली इसका एग्जांपल नहीं है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। समाजशास्त्र, एनसीईआरटी समाजशास्त्र पढ़नी आपको उसके लिए जरूरी है। इग्नू तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये टॉपिक वाइज पढ़ने होते हैं। अब आप कहिए इग्नू में तो बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑनर्स, कितनी सारी बुक्स हो जाती है। एक सोशियोलॉजी की बुक्स कम से कम 500 होगी इग्नू के ऊपर। अब क्या करेंगे आप? तो इसलिए तो कोचिंग वाला आता है बीच में। कोचिंग वाला क्या करता है? रिसर्च करता है। पहले सोशियोलॉजी में पिछले 2-3 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्या सोर्स है, क्यों पूछा गया वो क्वेश्चन, उसके पास में कुछ और कंटेंट दे रखा था, वो उन्होंने क्यों नहीं पूछा। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, 50, 100, 150 जो भी एग्जाम में होती है आपकी वर्ड लिमिट, उसको ध्यान में रख के सारी चीजें वो पूरी एनालाइज करता है। एक जो कोचिंग का मतलब कंटेंट क्रिएटर होता है वो एनालाइज करता है और फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करता है वो चीजें जो पूछी जा सकती है। वो काम कोचिंग का है। तो ये 500 हो चाहे 1000 हो, ये कोचिंग का काम है। यहां से वो चीजें, वो रिलेवेंट चीजें निकालना जो कि आपके लिए काम की हो। ठीक है, ये एक जनरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल है। यहां से 2024 में भी पूछा था एक क्वेश्चन, 2023 में भी पूछा था यहां से एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए इग्नू पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कुछ मतलब चयनित जो टॉपिक्स है उसके लिए आप इग्नू के पास जा सकते हैं। हम गए हैं, आप भी जा सकते हैं। ठीक है, नीति शास्त्र, एथिक्स के अंदर क्या है ना, थोड़ी सी बात करते हैं एथिक्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो एक मार्केट में जो प्रिवेलिंग चीज है वो मैं बता देता हूँ। एथिक्स को लेके एक सोच ये है मतलब मार्केट में कि जितने हो सकते हैं एग्जाम्पल याद करो। रियल लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल्स हो रहे हैं आपके साथ, आसपास जो भी मतलब घट रहा है, उस सारी चीज को एथिक्स से जोड़ के देख लो आप। ये एक प्रिवेलिंग है, मतलब मार्केट में ये सोच है। हर दूसरे तीसरे दिन एक कोई ना कोई टेलीग्राम पे है या फिर कहीं और पे कोई भी कोई घटना घटती है, उसको एथिक्स से जोड़ के दे देता है आपको। एक्चुअल में आपके लिए काम की चीज क्या है? आप जो लिखा हुआ है ना वो आप पढ़ेंगे। एथिक्स का कोई टॉपिक है, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास क्या है, उसके अंदर क्या एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या रिलीवेंस है, आप जब पढ़ेंगे ना आप उस पर फोकस करेंगे। आपने आज उस टेलीग्राम चैनल पे, आज आपने खुद अपनी लाइफ में भी कोई एग्जाम्पल देखा है, वो आप एग्जाम में उसको हूबहू यूज कर पाए किसी एक टॉपिक के अंदर जहां यूज करना है उसको, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस चक्कर में आप पढ़िए ही मत। वो जो कहानी जो बार बार आपको दिखाई जाती है, जो परोसी जाती है कि ये एथिक्स इस टॉपिक से आज मेरे साथ ये घटा, तो एथिक्स के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ये आप याद रखिएगा, वो लिख के छोड़ देते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो छोड़ देते हैं। मतलब काफी मेरे फ्रेंड भी है ऐसा जो मुझे मतलब मैसेज करते रहता है कि देख ये आज घटा, तो इसके ऊपर यहाँ एथिक्स में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं उसको यूज, बट यू कैन नॉट रिमेंबर टिल द एग्जामिनेशन। यू कांट रिमेंबर व्हाट यू विल रिमेंबर। जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, जो आपके कंटेंट में लिखा हुआ है, जिस टॉपिक के नीचे जो रिलेवेंस लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उस एथिक्स के एक टॉपिक का जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उसके, मतलब पर्सनैलिटी के एग्जांपल जो लिखे हुए हैं, कोई एग्जांपल चाहे वो पर्सनैलिटी का हो चाहे रियल लाइफ एग्जांपल हो, वो जो वहां लिखा हुआ है ना, वो आपके माइंड में आएगा जब कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा एग्जाम में। तो टेलीग्राम पे आपने क्या पढ़ा नहीं आएगा आपको याद, और वो याद आपको रखना भी नहीं है। तो एथिक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एथिक्स के अंदर ये
मैंने जो आपको जो यहाँ पे जो लिखा है ना वो रामबाण है इसका, आप ये अच्छे से मान लीजिए। सबसे पहले तो सारी की सारी अवधारणाएं जो टॉपिक में आपके दे रखी है, जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपके सिलेबस में, हर यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं वो है क्या टॉपिक्स, उनको स्पष्ट रूप से आप समझ लो कि ये कहना चाह रहा है इस टॉपिक के अंदर। एथिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी यूनिट के अंदर, उस टॉपिक को अच्छे से वो क्या कहना चाह रहा है वो आप समझ लो। वो समझने के बाद फिर अपनी मल्टी डायमेंशनल सोच, बहुआयामी जो सोच है, उसको एक्टिवेट करो कि ये टॉपिक है, इससे किस तरह का क्वेश्चन मुझे पूछा जा सकता है। उसको एक्टिवेट करके खुद से बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ, आप खुद से बनाओ। हर टॉपिक पे कम से कम 5-7 क्वेश्चन बना दो आप। एग्जाम में ऐसा फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, भले वो 8वां क्वेश्चन आएगा, आपने 7 एंगल की, आपने मतलब बहुआयामी सोच के साथ आपने किसी एथिक्स के किसी एक टॉपिक पे आपने 7 एंगल के आपने 7 एंगल आपने डिस्कवर कर दिए, और 7 एंगल के आप के अकॉर्डिंग आपने मतलब आंसर फ्रेम कर दिया माइंड में, या चाहे आपने लिख दिया, लिख दो बड़ा अच्छा रहेगा। आपने लिख भी दिया, एक टॉपिक से 7 तरह से उसको मतलब पूछा जा सकता है 5 या 10 मार्क्स के अंदर। वो आपने सोच लिया अपने माइंड में, मतलब पढ़ते वक्त पूरी अवधारणा स्पष्ट हो जाने के बाद ये होगा, ये बात का प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने अलग अलग एंगल्स आपने सोच लिए, फिर सोचने के बाद आपने 7 एंगल जो सोच लिए उनसे रिलेटेड आपके माइंड में जो फ्रेमिंग बनी है हर आंसर की, ठीक है। अब आंसर, अब चाहे वहां पे क्वेश्चन 7 में से नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि 7 में से आ जाएगा, वहां क्वेश्चन 8वां आएगा, 8वां। डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? इस 7 क्वेश्चन का जो क्रक्स होगा ना, जो आपने खुद ने फ्रेम किए थे, वो हेल्प करेंगे आपको 8वें का आंसर रास्ता में सबसे बेस्ट आप लिख पाएंगे। ये मेरी गारंटी आपसे। मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस जो आंसर राइटिंग का पहला स्टेप है, जब आप टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं तब वो जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे 7 कर दिए, 8वां आया है, 10 कर दिया आपने, 11वां आया है, 100 कर दिया आपने, 101वां आया है, वहां पे 101वां आएगा। जरूरी नहीं कि वो 100 में से ही आएगा आपको, वहां 101 आएगा, लेकिन वो 101वां क्वेश्चन जितने अच्छी तरह से आप कर पाएंगे कि आपने उसको जिया है, 100 क्वेश्चन को आपने उस टॉपिक के हर एंगल को सोचा है, मतलब उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपने देखे होंगे, उससे रिलेटेड जो सोच आपकी मतलब विस्तृत जितनी हो सकती थी उतनी आपने की है। इट मींस आप वो 101वां क्वेश्चन भी अच्छे से वहां हैंडल करेंगे और राजस्थान में सबसे अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। जिन्होंने वो 200 क्वेश्चन की मतलब आंसर राइटिंग वाला मतलब प्रोसेस अपनाया था, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा अच्छे से। आप कर पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। आपने हर सब्जेक्ट में, हर यूनिट में, हर टॉपिक में वही अप्रोच अपनाई है कि नया क्वेश्चन आएगा मेरे सामने, कैसे करना आएगा, मुझे किस तरह से करना है। वही तो अप्रोच है ये मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस वाली अप्रोच। क्या है ये वही अप्रोच है कि कोई नया क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आप फ्रेम करोगे, आप पहले ही सोच लो जब आप पढ़ रहे हो तभी। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जितने क्वेश्चन करोगे ना, 7 क्वेश्चन अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कर दिए, एथिक्स का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो फिर आप 8वां क्वेश्चन अच्छे से नहीं, रास्ता में सबसे बेस्ट कर पाएंगे। और अगर ये 8वां क्वेश्चन आप करते हैं ना, तो उसको एक एग्जामिनर ने अगर मतलब 50 नोटबुक साफ चेक कर ली और इसका आंसर आपको पता ही है, फिर अगर वो वाली अप्रोच अपनाई, 200 क्वेश्चन वाली कोचिंग वाली जो होती है, वो हर एक नया क्वेश्चन आंसर की से सीखने वाली जो अप्रोच है, मतलब आंसर राइटिंग वाली, उससे अगर किया है तो वो कैसा लिखेगा आपको पता ही है। वो मतलब 50 कॉपियों में उसका आंसर कैसा होगा आपको पता ही है। फिर आपकी कॉपी उसके सामने आएगी, उसको वो नहीं करते 10 में से 3 नंबर तो देगा उनको। आपकी कॉपी सामने आता है, ये 3 से 4 नहीं होगा, ये 3 से सीधा 6 हो जाएगा। ये लीड होती है, ये पूरा खेल है आंसर राइटिंग का। ये हकीकत ये है इस एग्जाम की, ठीक है। एथिक्स के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर कर देना, थ्योरेटिकली आपको पढ़ने अच्छे से कि ये है क्या। कोई भी टॉपिक है अगर, तो वो टॉपिक है क्या, किस बारे में वो बात कर रहा है। फिर उसके बारे में आप मल्टी डायमेंशनली सोचिए, पीवाईक्यूज देखिए, यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी देखना आप इसके लिए, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव मतलब एनालिटिकल है। इसलिए यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो भी आप देखिएगा, अपने हिसाब से आप कुछ और मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसको फिर सॉल्व करके फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आप जब आपका कंटेंट मतलब प्रिपेयर करो, तो हर टॉपिक के अंदर आप पहले से ही उसके एग्जाम्पल मेंशन कर दो। आपको एआई है यहाँ पे यूज आप कर सकते हो, यहाँ पे आप गूगल यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
रिलीवेंस के लिए, ये इसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ मैंने गलत लिखा है, इसका नाम मतलब प्रबंधकीय नीति शास्त्र है शायद, है ना। तो मतलब प्रबंधन के अंदर क्या इसका यूज होगा उस एथिक्स का, उसका रिलीवेंस, वो भी आपको उस जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं ना वहीं पे आपको लिखना है, ताकि वो माइंड में फिक्स हो जाए आपके कि हाँ इससे रिलेटेड ये रिलीवेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये एग्जांपल्स है, ये आप लिख सकते हैं वहां पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको वहां पे एथिक्स के हर क्वेश्चन में एग्जांपल और रिलीवेंस डालना होता है, ये जरूरी नहीं होता है, सिखाया ही गया हमें, जरूरी नहीं होता ऐसा, लेकिन डालना जहां पे आपको लगता है कि यहाँ अगर मतलब डालेंगे कोई रिलीवेंस कोई एग्जांपल तो आपके आंसर को वैलिडिटी मिलेगी, वहां वो डालना जरूरी है। 70% के अंदर आपको रिलीवेंस और एग्जांपल डालना है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। ये तो चलो इसका तो अब क्या ही बताऊं, ये तो मतलब हमारे पास जो है वो आप देख लीजिएगा। अब इग्नू के पास अब एथिक्स है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट है वहां पे, एथिक्स मेन सोर्स है इसका, मतलब इग्नू का, सॉरी मतलब एथिक्स का मेन सोर्स इग्नू ही है, सारा कंटेंट आपको इग्नू से ही आपने आज तक पढ़ा है, आपको आइडिया नहीं होगा लेकिन वो इग्नू से ही पढ़ा है, और अभी भी पेपर भी इग्नू से ही बनाया जाता है। दूसरी चीज इसके बारे में एक मिथक ये है एथिक्स के बारे में, केस स्टडी, ठीक है, दे रखा है अपने सिलेबस में, दे रखा है केस स्टडी। मैं आपको बताता हूँ आरपीएससी केस स्टडी और यूपीएससी केस स्टडी में क्या फर्क है। यूपीएससी के अंदर केस स्टडी का अलग से क्वेश्चन आता है, एक बहुत बड़ा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पूरी एक केस दिया जाएगा उसमें, फिर आपसे नीचे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या करना चाहिए था इसको, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसके अंदर उस पैराग्राफ को आपको समझ के फिर आपको आंसर देना होता है, ठीक है। आरपीएससी के अंदर वो केस स्टडी इस तरह से यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि वो देता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, वो डायरेक्ट केस स्टडी वाले। आरपीएससी के अंदर आपको क्वेश्चन दिया जाता है इनडायरेक्ट, उस क्वेश्चन दिया जाता है इनडायरेक्ट, उस क्वेश्चन का आंसर केस स्टडी है। ध्यान से सुनिएगा इसको, आरपीएससी हर साल केस स्टडी देती है, हमारे यहाँ पे बात ये चलती है केस स्टडी नहीं देती, आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि हमें लगता है केस स्टडी का तो एक मतलब बड़ा सा क्वेश्चन होता है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, फिर नीचे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो केस स्टडी है, बराबर, हमें यही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आरपीएससी बड़ी चालाकी से आपको एक क्वेश्चन दे देती है, एनालिटिकल क्वेश्चन, उसका आंसर केस स्टडी ही है। देखिएगा आप पेपर, उसमें आपको वो जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसमें आप क्या उसका कोई मतलब एग्जैक्ट आंसर इग्नू में भी नहीं होता है, वो केस स्टडी में आपको फ्रेम करना होता है एग्जांपल्स के साथ, रिलीवेंस के साथ में, वो आपको फ्रेम केस स्टडी आपको वहां पे मतलब बनानी पड़ती है। तो इंस्टेंट आपको वो क्वेश्चन पढ़ के वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे रिलेटेड आपको केस स्टडी वहां बनानी पड़ेगी। जब हम एथिक्स की बात करेंगे, जब हम मेंस की क्लासेस लेंगे, तब हम आपको वो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है, जो मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट होगा, वो मतलब केस स्टडी जैसा नहीं दिखेगा आपको, उसका आंसर केस स्टडी होगा। वहां पे अपन इसकी मतलब केस स्टडी की को कैसे इंस्टेंटली अपन को वहां पे उसको प्लेस कर दिया, मतलब उस आंसर के अंदर, वो अपन वहां पे अच्छे से फिर समझेंगे जब बेस की अपन इसकी क्लासेस लेंगे तब, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले तो अवधारणा स्पष्ट कर देनी है, फिर बहुआयामी सोच से खुद से मतलब अभ्यास करते रहनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये उत्तर लेखन इसका ये प्रैक्टिस ही है बस। जितने क्वेश्चन आप एथिक्स के खुद से करेंगे, खुद से सोचेंगे, हर टॉपिक से रिलेटेड मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस अपना के, उतने ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, वो वैसे ही सॉल्व होंगे। और कोशिश आपको माइंड एक्टिव रखना है। आज ही आप पेपर देखना है एथिक्स का, 24 का, 23 का, किसी भी एग्जाम का, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब बड़े क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन, जिसपे आपको केस स्टडी यूज करनी है। वो केस स्टडी यूज करने वाली जो तकनीक है वो आपको यहां से मिलेगी, इससे, ये जो लिखा हुआ है ना यहां तक, इससे मिलेगी आपको कि केस स्टडी कैसे यूज करनी है, किस क्वेश्चन के अंदर, आपको वहां से मिलेगी। आरपीएससी का दृष्टिकोण यही है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अपन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक सेकंड, हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर अपना क्या है, हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनसीईआरटी, आरबीएससी, थोड़ी सी आरबीएससी भी है, बायोलॉजी के लिए आरबीएससी आप प्रेफर कर सकते हैं,
बाकी 9th-10th के लिए एनसीईआरटी है। इसमें समसामयिक घटना का जो मतलब वेटेज है वो काफी है, लगभग मुझे लगता है 50% के आसपास वेटेज होगा इसका, कि टेक्नोलॉजी पूरी समसामयिक की आएगी। टेक्नोलॉजी 70%, अगर टेक्नोलॉजी 75 मार्क्स में से अगर 35-40 मार्क्स की टेक्नोलॉजी कम से कम आती है, क्योंकि आपका सिलेबस में मैंने आपको बोला था ना, टॉपिक कितने हैं, सॉरी वो सिलेबस में यूनिट कितनी है, किस सब्जेक्ट की कितनी यूनिट है, उसके आधार पे आपका क्वेश्चन का जो वेटेज है, मार्किंग का जो वेटेज है वो होता है। आपके अगर मतलब फिजिक्स एक यूनिट में दे रखी है ना, उसका वेटेज 1 यूनिट जितना ही होगा। टेक्नोलॉजी की जो सारी की सारी जो यूनिट दे रखी है वो 4 दे रखी है, और टोटल मतलब 8 यूनिट। आप मान लो एक एग्जांपल के तौर पे देखो कि साइंस टेक में टोटल 8 यूनिट है, ठीक है, और 4 यूनिट सिर्फ टेक की है, और 4 यूनिट जो बची उसमें से 2 है बायो की, एक फिजिक्स की, और एक मतलब केमिस्ट्री की। तो इनसे जितने क्वेश्चन बनेंगे ना उतने इनसे बनेंगे। ये सब्जेक्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। कैसे? मैंने बताया ना, यूनिट। आरपीएससी यूनिट को देखती है, एग्जामिनर यूनिट को देखता है। वेटेज उस सिलेबस में किसका कितना है उस यूनिट से पता चलता है, ठीक है। तो आपको 50% जो है आपको वेटेज टेक का दिखेगा सिलेबस के अंदर भी, और पेपर के अंदर भी दिखेगा आपको। तो लगभग 35-40 नंबर के क्वेश्चंस टेक के आते हैं, उसमें 70% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसमें आपको चाहे वो मतलब मिसाइल के बारे में कुछ आपसे पूछ रहा है, चाहे जैसे इस बार मतलब इंडिजिनस अपने डिफेंस के बारे में, इंडिजिनस जो प्रोडक्शन था उसके बारे में पूछा था, करंट के बेस वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर कोई मतलब बायोटेक की मतलब कोई टेक्निक होगी, चाहे आपकी मतलब क्रिस्पर कैस9 हो गई, या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है वो हो गई, एमआरटी हो गई, है ना। मतलब कोई भी टेक्निक हो जहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको मतलब करंट बेस्ड पूछा, लाइक जैसे वो आपको मतलब वैक्सीन कोई मतलब नई मतलब डेवलप हुई है उसके बारे में वो आपसे पूछ लेगा, है ना। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज साइंस टेक में 50% रहता है, और खाली टेक के अंदर बात करेंगे तो 70% करंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, देखो इसका जो केमिस्ट्री फिजिक्स का जो है ना, वो आप 9-10 तक आप जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद में अगर आपको अगर आपको साइंस समझ में नहीं आती है तो 11वीं-12वीं की किताबें पढ़ने से आपको समझ में नहीं आने वाली है, बराबर। 9-10 तक तो आपको फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, उसके आगे की आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जाता है आरपीएससी 11th-12th में भी जाती है, ऐसी बात है कि नहीं जाती है, लेकिन बहुत रेयर चांस में जाती है। अब तो नहीं जाती है, पहले तो जाती थी। पहले जब मैथ्स का भी पेपर हुआ करता था मेंस में, तब 11th-12th की फिजिक्स के क्वेश्चन पूछती थी वो, अब नहीं पूछती है वो, अब इतने क्वेश्चन नहीं पूछती है वो, अब वो 9-10 के ऊपर ही मतलब लिमिटेड रहती है। लेकिन वो पूछती है एनसीईआरटी आरबीसी से है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर भी थोड़ी सी मतलब आरबीसी अच्छी है, और बायोलॉजी के लिए आप 11th-12th के पास जा सकते हो, क्योंकि 11th-12th एनसीईआरटी, क्योंकि बायोलॉजी इतनी टफ नहीं लगेगी आपको। एक थ्योरेटिकल चीज है वो आपको समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकल जो जैसा मतलब फिजिक्स है आपका, मतलब डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, वो चीजें आपको समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा, तो वो चीजें आपको मतलब करने भी नहीं है। लेकिन बायोलॉजी के लिए आप 11th-12th के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप जा सकते हैं बायो के लिए। बाकी ये जैव प्रौद्योगिकी जो है, ये 11th-12th वही है, 9-10 में इतनी नहीं दे रखी है, 11th-12th की है। बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रथाएं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है यार, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इन्होंने यहाँ पे ये प्रथाएं गलत लिख दिया है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी करके एक सब्जेक्ट है एनसीईआरटी के अंदर, आईपी करके एक सब्जेक्ट है एनसीईआरटी के अंदर 11th-12th में, उसकी है ये किताबें, ठीक है। और मंत्रालय की वेबसाइट्स, इसरो, डीआरडीओ, पीआईबी, और भी जो भी टॉपिक आपके 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 सिलेबस में है उससे रिलेटेड, अगर कोई मतलब मंत्रालय है, कोई अटैच मंत्रालय हो रहा है, तो वहां से योजना पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप प्रीलिम्स होते ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल नहीं करते तो अदरवाइज तो हम तो सब करेंगे। भूगोल में समसामयिक की घटनाओं का वेटेज बहुत होता है,
पूरी वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है वो पूरी करंट अफेयर्स है, ठीक है। मतलब एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं इसके जो क्वेश्चंस है ये आपके सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो ये जो इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम हमारे ये एक पत्रिका है, एक मतलब बुलेटिन आएगी, इसके अंदर आपको सारे के सारे मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड और आईआर से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन हूबहू एग्जाम में छपते हैं जैसे चीजें आपको यहाँ मिलेगी हूबहू। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप में से कितनी भी चालाक हो जाए ना, वो करंट अफेयर्स के अंदर, आईआर के करंट अफेयर्स के अंदर, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स के अंदर ज्यादा चालाकी कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? लिमिटेड चीजें है, बहुत लिमिटेड चीजें है, बहुत ज्यादा लिमिटेड। आपको पता नहीं आप आईआर आज तक कैसे पढ़ते आए मुझे नहीं पता, और एनवायरमेंट आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बहुत लिमिटेड चीजें है। मैं मतलब प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन वहां आएगा इस बार एग्जाम में, और मैंने किया है ऐसा, और ऐसा आता है। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, जो अभी इंटरव्यू भी दे रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उनको पता है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया इसमें हर जगह क्वेश्चन बताना मेरा काम नहीं है। मतलब उनको एक डायरेक्शन दी मैंने कि भाई ये चीजें हुई है तो इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी दे सकती है, और वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मतलब मैगजीन निकालेंगे जिसका मतलब पावर डायनेमिक, जिसका नाम होगा, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड और ये अपना आईआर से रिलेटेड सारे के सारे चीजें उसके अंदर होगी। और एक हम करंट अफेयर्स की भी मैगजीन निकालेंगे जो आपको मतलब पेपर थर्ड में बहुत हेल्प करेगी, और चाहे मतलब आपको लॉ में हेल्प करे, चाहे मतलब पॉलिटी के अंदर जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन दे रखा है ना मेंस के सिलेबस में, उसमें सारी चीज़ों को आपको हेल्प करेगी। वो मतलब मेंस का करंट अफेयर्स वो नहीं होता है, मैंने जब बताया था ना फर्स्ट क्लास में, अरेना सबलेंका, वो अरेना सबलेंका नहीं होती है मेंस में, ठीक है। तो विश्व की भूगोल एनसीईआरटी सबसे पहले तो आपको देखनी है, जो आपको थ्योरेटिकल चीजें जैसे कि अर्थक्वेक और वो आपको ज्वालामुखी वगैरह जो है ना, वो सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक 9वीं क्लास की आईसीएसई की बुक भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं वहां से, 23 में 24 में बने हैं, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी हमारी ये नोटबुक, ये विश्व भूगोल के लिए विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। कैसे बनते हैं मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था आपको कि वो आपको मतलब क्लाइमेट से आपको मतलब पॉपुलेशन को कनेक्ट कर देगा, माउंटेन्स को कनेक्ट कर देगा, रिवर्स को कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे उसी समय आपको सोचना है कि इसके बारे में ज्योग्राफी में अगर मैं क्लाइमेट पढ़ रही हूँ तो उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता है, पहले देख लेना कौन सा आया है। राजस्थान में आया था 2023 में, 24 में क्वेश्चन आया था जनसंख्या के ऊपर, क्लाइमेट को जनसंख्या के साथ जोड़ के राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आया था, बराबर। तो यहाँ ये जो अपना मतलब बाणगंगा का जो अपना ड्रेनेज एरिया है वहां जनसंख्या ज्यादा है, बराबर। क्या रीजन है उसके, मतलब ये उसमें मतलब अप्रोच थी, ये मतलब एंगल था उसके अंदर, ठीक है। वो एंगल अगर आप सोचते, जब लिखते टाइम, जब आप नदियां पढ़ रहे हैं, जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं राजस्थान का, जब आप ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा जो मतलब एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन की है वो इस तरफ है, बाणगंगा की तरफ, अलोविल सॉइल है इधर, अलोविल सॉइल इधर बाणगंगा की तरफ। और जब वहां पे जब नदियां है, जब पानी है, जब खेती है, तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, रीजन वहां का क्लाइमेट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब जो अफेक्ट कर रही है उसको। तो ये सारी चीजें आप सोचेंगे ज्योग्राफी के अंदर, यही तो सोचना होता है। ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है कि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, वो आपको पढ़ने के टाइम सोचना है, ठीक है। तो ये सबसे मैंने आपको उस दिन ही बोला था, सबसे इजी जो है पूरे सिलेबस में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ज्योग्राफी है। ज्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर उनके पास पूछने के लिए, बराबर। क्योंकि डायरेक्ट तो उसको पूछना नहीं है, डायरेक्ट तो पूछेगा तो आप कर देंगे सवाल, इनडायरेक्ट पूछना है। और इनडायरेक्ट में भी उसके पास एंगल्स फिक्स है, खुद से ए से बना के नहीं दे सकता, वो एंगल फिक्स है उसको कंटेंट भी देना होता है आरपीएससी को, तो एंगल फिक्स है उसके, ज्यादा एंगल नहीं बनेंगे आपको। जो
ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, चलो सब एक ही है, राजस्थान की हो चाहे किसी की हो। भारत के लिए 11-12 एनसीईआरटी देखिएगा, फिर नवीनतम डेटा खनन और वन के आप देख लीजिएगा, मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट और मतलब माइनिंग की जो जो डेटा आते हैं ना नए नए, देख लीजिएगा वो। और इसके लिए हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी राजस्थान के लिए, ये जो मैंने आपको बताई वही मैंने चीज़ें लिखी, मतलब भौतिक पहलुओं को जोड़ने के लिए अपने सोचने की प्रक्रिया को प्रशिक्षित करें और विश्लेषणात्मक प्रश्न हल कर सके, ठीक है। और अद्यतन डेटा मतलब करंट डेटा, जो अद्यतन का मतलब करंट, थोड़ी हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, हिंदी के लिए मैं हिंदी इंग्लिश के लिए जो कोर्स पेपर है उसकी अपन बात यहाँ आज नहीं करेंगे, उसकी बात हमारे जो स्पेसिफिक टीचर है उसके वो करेंगे तो ठीक रहेगा, कि मैं हो सकता है उसके साथ न्याय ना कर पाऊँ उस हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश के साथ तो फिर भी कर लूँगा, हिंदी के साथ मुझे लगता है मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जो हमारे सब्जेक्ट टीचर है वही आपको इसके बारे में फोर्थ पेपर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या ना, एक तो है पॉलिटी राजस्थान की और इंडिया की, एक है आईआर, एक है आपका करंट अफेयर्स। अब इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें देखो सोर्स में मैंने एक चीज लिखी है ना, बेरेक्ट, पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पर मतलब बेरेक्ट लिखा है, देखो बेरेक्ट, वो क्यों लिखा है बेरेक्ट, क्यों लिखा है बेरेक्ट, मतलब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपीज होती है वो इसलिए ऐसा है कि हम लोगों को जो मार्केट में जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट आप माने ना माने प्रीलिम्स को ध्यान में रख के करवाया जाता है, अलग से कोई मेंस का कंटेंट नहीं लिखाता है। कोई लिखाता है क्या? आप जब कोई कोचिंग, कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो अलग से पहले प्रीलिम्स का होगा, फिर मेंस का होगा, प्रीलिम्स का कंटेंट अलग से पढ़ाया जाएगा, मेंस का कंटेंट अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, सब एक साथ होता है वो। तो मेजरली प्रीलिम्स को ध्यान में बहुत रखा जाता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें फिर जब प्रीलिम्स को मतलब फोकस जब किया जाता है ना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी कोचिंग के द्वारा, मैं नाम नहीं लूंगा, तो क्या होता है कि उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है जो किसी एक क्वेश्चन के, मतलब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में, मतलब प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन में या तो ऑप्शन जिससे बन सकते हैं, वो सारी चीजें किसी एक टॉपिक के अंदर। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पॉलिटी के अंदर अगर अपन एग्जांपल ले, जैसे कि अपन एग्जांपल ले राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का जो वो जो मतलब पूरा प्रोसेस है, वो जो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो आपको लिखाई जाएगा ना, उसके अंदर वो सारी चीजें लिखाई जाएगी जो प्रीलिम्स में जिसका ऑप्शन बन सकता है। 4 ऑप्शन बनते हैं ना प्रीलिम्स में, जिसमें ऑप्शन में एग्जामिनर यूज कर सकता है ना, वो सारी चीजें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस टॉपिक से रिलेटेड लिखाई जाएगी, बराबर। प्रीलिम्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो पूरा प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सही करके आएंगे वहां पे, वो नोट्स पढ़ के सही करके आएंगे, नो डाउट सही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे टॉप वो पॉइंट्स लिखा है जिससे जो ऑप्शन में यूज हो सकते हैं, बराबर, वो आप कर लेंगे। मेंस की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। सेम टॉपिक, सेम कंटेंट है, उन्होंने यही जो अध्यादेश वाली जो चीज है 1 to 3 जो है, आर्टिकल 1 to 3 शायद, बराबर, अब देख लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपको 7 पॉइंट लिखाएंगे, वो नोट्स के अंदर 7 पॉइंट्स लिखाएंगे आपको, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स ही, ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट ही एमसीक्यू के पेपर में ऑप्शन में यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो 3 मान लो मतलब 10 पॉइंट है उसके अंदर, इसके अलावा जो 3 पॉइंट जो दे रखे हैं ना, जो थ्योरी है, जो प्रीलिम्स में ऑप्शन में यूज नहीं कर सकता एग्जामिनर, चाह के भी नहीं कर सकता है, ये 3 चीजें इन्होंने यहां पे नहीं लिखाई है, ये 3 चीजें यहां पे यहां नहीं लिखाई है। अब मेंस में क्वेश्चन आएगा इसका, आर्टिकल 1 to 3 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट आएगा क्वेश्चन। ये 7 चीजें आप लिख के आएंगे, बड़े जोश से आएंगे आप बाहर कि हमने पूरा कर दिया अच्छे से, पूरा जो हमारे नोटबुक पे लिखा था वो हमने छाप के आ गए, इसमें 10 में से 10 नंबर आएंगे मेरे। हम ये सोचते, नंबर कितना आते हैं, आपने देखा होगा कि नंबर, आपने अगर कोई
किसी की मतलब कॉपी देखी होगी, भले चाहे वो टॉपर की देखी होगी, आपको पता होगा कि मैक्सिमम कभी 5 है 10 में से, या फिर कभी 6 है। क्यों आरपीसी कम क्यों दे रही है, क्यों दे रही है कम? रीजन ये है, आप वो 7 लिख के आ रहे हैं, उसके पास की में ये 3 और है, 10 है उसके पास। सब्जेक्टिव पेपर में 10 लिखने होते हैं पूरे, वो 7 जो एमसीक्यू बेस्ड हो रहे जो उन्होंने लिखाए थे वो आप लिख के आएंगे तो ये नंबर आएंगे। बेरेक्ट क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है। समझ में आया? बेरेक्ट क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है बेरेक्ट। यहां पे सारे के सारे 10 लिखे हुए हैं, ये बेरेक्ट का रिलीवेंस है। कहानी क्लियर हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 5-6 नंबर आते हैं और ये जो कट ऑफ भी कम रहती है, हम हर टॉपर की कॉपी देखते हैं, 6 नंबर से ज्यादा बहुत रेयर चांस में किसी क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं किसी को। उसका रीजन यही है कि हम लोग, हमारा जो कंटेंट जो है मार्केट में वो सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। हम लोगों ने वो सारी चीजें लिखी ही नहीं है उसमें, हमने सिर्फ वही चीजें लिखी है जो एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। और हम कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी इसी बेस पे हम जज करते हैं कि प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं उस कोचिंग से। कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। प्रीलिम्स के बेस पे अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जज कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। काम ही नहीं है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो काम ही ये होता है मेंस का। आप आरएस कैसे बनते हैं? प्रीलिम्स में 200 में से 200 नंबर आएंगे, आप आरएस बन जाएंगे? आरएस आप बनेंगे, मेंस की जो रिसर्च है वो आपके लिए मतलब कितनी फायदेमंद साबित हो रही है एग्जामिनेशन हॉल में उन 2 दिन के 4 पेपर के अंदर, वो वहां कोचिंग का रोल है। आपको समझना पड़ेगा ये जो चल रहा है ना, आपको थोड़ा सोचने को, आपको मैं मजबूर कर रहा हूं, आप मजबूर होइए और थोड़ा सा आंखें खोलिए और अपनी आंखें खोल के इस पूरी जर्नी को अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कीजिए। आंखें बंद करके सब कुछ मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, जहां पे भी आप कर रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, आंखें खुली रखिए, उसके अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखना आप, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है? सोर्सेज के अंदर जैसे मैंने आपको बेरेक्ट का तो मैंने एग्जांपल दे दिया क्यों यूज करना है, इसलिए उसका नहीं, ये जो 5-6 नंबर आते हैं ना वो इसलिए आता है कि हम जो कंटेंट वाले लिख के आते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो लिख के आता है जो कि हाँ, हमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो बताया गया था हम लोग वो लिख के आता है, वो हमें नहीं करना होता है। फिर ये एनसीईआरटी तो पढ़नी बहुत जरूरी है और सोशियोलॉजी पढ़नी जरूरी है। जो अपने पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स में गत्यात्मक जो राजनीति है उसके लिए आपको ये पढ़नी बहुत, जो मतलब उसकी जो मतलब एक दो यूनिट है गत्यात्मक राजनीति की, उसके लिए समाजशास्त्र पढ़नी बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की। यहाँ से क्वेश्चन भी आया था ना, मैंने बताया था ना स्टार्ट में, वुमेन्स ऑटोनोमस जो मूवमेंट था वो क्वेश्चन यहाँ से था। 11th या 12th की एनसीईआरटी थी वो सोशियोलॉजी की। वॉर रूम का विश्लेषणात्मक, हाँ ये पॉलिटी के अंदर सबसे ज्यादा मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं और टॉपिक भी फिक्स है। इतने सारे मैं टॉपिक सब बताने नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा ये भी। तो इसमें भी हमारी एक नोटबुक आएगी अलग से, हमारा कंटेंट जो आएगा पॉलिटी का वो अलग है, एक अलग से बुक आएगी जिसके अंदर हर टॉपिक से, जिस टॉपिक से एनालिटिकल क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे बन सकते हैं और किस तरह के बन सकते हैं, चाहे वो करंट बेस्ड हो चाहे कैसे हो, सारे की सारी चीजें इसके अंदर आपको इस मैगजीन में आपको मिलेगी। वहां पे जो आपके पास आएगी आप देख लीजिएगा। और फिर राजस्थान की पॉलिटी में आपको ये यूज करना है। अब जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा, वो यूज करना है आपको। विधानसभा की वेबसाइट से आपको सारे के सारे हिस्ट्री विधानसभा की वो आता है, क्वेश्चन आता है, वो पढ़ना है। वो लोक प्रशासन की पुस्तक भी पढ़नी है आपको इसके लिए, राजस्थान की मतलब स्टेट पॉलिटी के लिए। ठीक है? पीआरआई और यूएलबी का मूल अधिनियम पढ़ना है आपको, मूल अधिनियम डाउनलोड करके पढ़ना है आपको। भारी पड़ेगा ना, हमारा काम ही यही है, हम करेंगे एक सारा काम। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट, अब देखो स्टेट पॉलिटी के लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट भी पढ़नी है। पर आप सिलेबस देखना, आपको इसका रिलेवेंस पता चल जाएगा। मैं अब सिलेबस खोल के हर बार बताऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है? स्टैटिक जो इसका स्टैटिक जो पोर्ट है, जो मतलब पार्ट है, उसके लिए आपको इतिहास और राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़नी है। ये मस्ट है, ये आपको मस्ट है, पढ़नी है। ठीक है? अफीम याद है, स्वेज नहर याद है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए 2024 पर।
वर्तमान वर्तमान वैश्विक शक्ति संतुलन, ये वॉर रूम की विशेष रूप से तैयार पावर डायनामिक्स मैंने आपको बताई थी, आईआर और एनवायरमेंट के लिए ये स्पेशल मतलब किताब है। अब समसामयिक घटना के लिए हमारी एक बुक आएगी। अब मैं यहाँ पे नहीं कह सकता ये कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, कोई बुक नहीं पढ़, क्योंकि गुमल और क्रोनोलॉजी कोई काम की नहीं है मेंस के लिए, हाथ भी मत लगाना हो, कोई काम की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं किसी मैगजीन का नाम लूंगा तो वो किसी ना किसी कोचिंग का होगा, राइट, नहीं ले सकता। ये बेस्ट से बेस्ट आपको इसके अंदर आपको सारे कंटेंट, आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट इस बुक में आपको मिलेगा, जिसका नाम होगा स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट इन पेपर थर्ड। इसमें आपको इसका करंट अफेयर्स भी मिलेगा, पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और आईआर का भी मिलेगा, और इसके बाद में जो आएगा लॉ 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 का पेपर इस बार बड़ा है, थोड़ा सिलेबस थोड़ा लेंथी कर दिया है, तो लॉ के अंदर करंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं इस बार, ठीक है। वो भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा आपको। इस एक मैगजीन में 2 मैगजीन आएगी हमारी, एक्चुअल में 3 आएगी थर्ड पेपर को लेके। एक ये वाली जो करंट अफेयर्स की है, एक आईआर और एनवायरमेंट की है, और एक यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताए थे ना पॉलिटी के एनालिटिकल जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड ये 3 नोटबुक आएगी, मतलब जनरल्स आएगी। ये लोक प्रशासन आपको 11-12 की जो आरबीएससी की जो बुक्स है, ये हिंदी मीडियम में है, लेकिन उसको इंग्लिश मीडियम को थोड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब 60 से 70% पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। 60% पेपर लोक प्रशासन का 60% पेपर इन 2 किताबों से मिलेगा आपको। 60%, 40% जो है वो बाहर जा रहा है अभी, पहले तो नहीं जाता था, पहले तो बिल्कुल पूरा का पूरा आता था 11-12 से, और जो मार्केट में अवेलेबल था वो भी इसकी कॉपी थी, उससे आता था। अब नहीं आ रहा, पिछले 2 साल से उन्होंने थोड़ा सा आगे इसमें भी आगे निकलना स्टार्ट कर दिया आरपीएससी ने। इग्नू आप देखेंगे इस बार इग्नू से बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप देखेंगे अगर वो जो क्वेश्चन है वो जब आप गूगल में लिखेंगे, अब इग्नू लिख देंगे आगे ना, तो आपको उसका सोर्स मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। बैरक पढ़ना यहाँ पे भी जरूरी है, सिलेबस देखना, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी मतलब ये अपने स्टैट्यूटरी जो मतलब बॉडी जो है आपकी, ये आरपीएससी हो चाहे मतलब इलेक्शन कमीशन वगैरह हो, जो भी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे अपनी ये अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी हो, इसके लिए जो मूल अधिनियम या फिर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो ओरिजिनल से आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी लिखनी है। हम सिर्फ वही याद करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसका रिमूवल का प्रोसेस होता है, हम लोग वही पढ़ते हैं। थ्योरेटिकली क्या चीज है मतलब लिखनी वहां पे वो होती है ना, तो उसके लिए वो पढ़ना जरूरी है। हाँ, इसके लिए एक मतलब वैल्यू एडेड जो मटेरियल है वो भी आएगा हमारा, ये एक और मतलब 25-30 पेज की आएगी शायद, इतनी ही आएगी, वो इससे बड़ी नहीं आएगी इस सब्जेक्ट के लिए। वो वहां से अगर आप देखेंगे तो वो जो 60-70% के जो बाहर जा रहे हैं ना क्वेश्चन, वो आपको यहाँ मिलेंगे। व्यवहार के लिए जो अपना बिहेवियर है उसके लिए एनसीईआरटी मतलब मनोविज्ञान और बीएसटी, ये 2 किताबें आपको 11-12 की पढ़नी है। एक इग्नू से भी काफी कुछ उन्होंने पूछा है, एक स्वयं एक अपना इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी साइड पर आप देखिएगा बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में आपको। 24 में भी है, 23 में भी है, आपको मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये मूल अधिनियम, आपको लॉ से मूल अधिनियम से पढ़ना है, आपको लॉ से ऐसे कुछ भी मतलब पूरा लॉ नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर आपसे मतलब पूछा जाएगा ये, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। कोई 200 मतलब वर्ड्स के अंदर कोई अगर कोई डेफिनेशन लिखी हुई है एग्जैक्टली वो नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि आप वहां पे आपके पास स्पेस भी नहीं होगा। वो मार्क्स जो कम देता है ना लॉ में, वो इसलिए देता है कि आप जो याद करते हो वो मतलब एग्जैक्ट लॉ में जो लिखी गई है ना, जो वर्ड्स जो मतलब टर्मिनोलॉजी, वो आप वहां नहीं लिखते हो तो वो मार्क्स कम दे देता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मूल अधिनियम ही पढ़ना है आपको,
जो भी कानून दे रखे हैं आपके सिलेबस में, जो भी एक्ट दे रखे हैं, जिन एक्ट को आपको पढ़ना है वो मूल एक्ट आप डाउनलोड कीजिएगा गूगल से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। और ये करंट अफेयर्स का जो इसमें रोल है उसके लिए ये हमारी जो नोटबुक है वो, ठीक है। अब ये लास्ट का जो पोर्शन है वो आपको बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भूमिका है, वो जो मैंने अभी सारी बात बताई है उसका क्रक्स इसके अंदर है। देखिए ये जो मैंने बताई, आप वहां से पढ़ लेना, वहां से पढ़ लेना, इतने सारे सोर्स बताया, सब कुछ बताया, ये पॉसिबल नहीं होता है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इतने सारे सोर्स होते हैं और लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, एक सीमित समय होता है। प्री के होने के बाद में लगभग 4 महीने मैक्सिमम, अभी तो इतना ही देती है आरपीएससी मेंस के एग्जाम और प्री के एग्जाम के बीच में 4 से 6.5 महीने का गैप होता है। उसमें आप ये सारे सोर्सेज खंगाले, क्योंकि अगर आपको मार्केट में मतलब अवेलेबल नहीं पढ़ना है, अगर वो पढ़ना है तो 208 कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस बार हम लोग वो रखने देंगे नहीं, ये थोड़ा आप माइंड में डाल दीजिएगा। हम लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़ेंगे, अगर मिनिमम, अब ये सब बात करने का मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कट ऑफ बढ़ने वाली है, कट ऑफ बहुत मतलब बढ़ने वाली है, इसलिए आपको, आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए फिर आपको क्या होता है कि आपकी फिर एक जरूरत फील होती है आपको कि हाँ अब मुझे कोचिंग के पास जाना पड़ेगा। प्रीलिम्स तो चाहे आप कोचिंग करो ना करो वो निकल जाती है आपकी। अब मेंस के लिए फिर जब आप ये सारे जो सोर्स है वो सारे आप सोर्स जब आप मतलब खुद से नहीं पढ़ पाते, तो फिर आपको क्या होता है कि आपको, या लिखा ना मैंने, ये सारे इतने सारे स्रोत होते हैं और सीमित समय में एक अभ्यर्थी के लिए इन सभी स्रोतों को पहचानना, उसमें से प्रासंगिक सामग्री को निकालना, ठीक है, और एक अंतिम रूप में सही तरीके से उसको तैयार करके फिर रिवीजन संभव हो सके, इस तरह से करना, ये सारा चीज नहीं हो पाता है। ये सब जब ये सब नहीं हो पाती है, ये हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए इस ऐसी स्थिति में ही मतलब कोचिंग की आवश्यकता आपको महसूस होती है कि कोचिंग आपको ये सब करके दे दे। और वास्तव में यहीं पे मतलब कोचिंग का रोल शुरू होता है। आपको आरएस बेस बनाता है, प्रीलिम्स नहीं बनाता है, ठीक है, यही कोचिंग का रोल शुरू होता है। अब वे कोचिंग का काम क्या होता है, ये सारे सोर्स जो मैंने आपको बताया इसकी वो रिसर्च करेगा, यहां पे मैंने बहुत सारे सोर्स नहीं बताया, वो लिखा है मैंने यहां पे। फिर उसमें से प्रासंगिक जो सामग्री है वो निकालेगा, उसको मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, वो पीवाई को ध्यान में रख के, वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करके, करंट का रिलेवेंस को मतलब इंक्लूड करके, सारी चीजें ध्यान में रख के, आगे और क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आरपीएससी के एग्जामिनर के माइंड में घुस के वो सारा कंटेंट को फिर रिस्ट्रक्चर करके मतलब परीक्षा के लिए मतलब उन्मुख वो बना के आपको वो देना, ये उसका काम होता है। फिर उससे अभ्यर्थी को उनकी दी गई फीस के बदले उपलब्ध करवाना, ये काम होता है, ठीक है। और आपकी फीस जो होती है ना, जो आप देते हैं ना, वो इन सारे काम की ही होती है। ये सारे काम करने की तो आप फीस देते हैं, अदरवाइज आप फीस क्यों देंगे, बराबर। तो बिना रिसर्च के सामग्री उपलब्ध कराना कठिन नहीं होता है। मैं भी कर सकता हूं वैसे, वहां से वो ले लिया, वहां से वो ले लिया और दे दिया आपको। मैं इतना सारा जो ये कहानी यहाँ पे बताया हो, वो सारी चीजें मतलब का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर, राइट। तो जब कोई करता है ना, तभी ये 800 में से 208 ही कट ऑफ रहती है, जब जिस कंटेंट में मेहनत नहीं होती, रिसर्च नहीं होती है। बोलने को तो बहुत बोलता है, हर कोई बोलता है ना, ये क्यों है, ये आपके रहते हुए है, ये आप सबके रहते हुए हैं। आप सब थे उस वक्त जब ये देखा था मतलब राजस्थान ने 208। पेरेंट्स बोलते तेरे 800 में से 208 भी नहीं आए, तेरे को जयपुर भेजा, 5 लाख का खर्चा किया और तू 208 भी दिला सका। पेरेंट्स को नहीं पता ना कि सारी कहानी क्या आ रही है इसकी, उनके हिसाब से तो बहुत कम है ये। तो ये तब आता है जब बिना रिसर्च के कोई आपको की हुई आपको सामग्री दी जाती है, कंटेंट दिया जाता है, ये तब होता है।
मैंने बताया ये कैसे आता है 208। एक एग्जाम्पल देता मैंने, मतलब बेरेक का आर्टिकल 123 का, वो 6 नंबर क्यों दे रहा है, वो आपको 5 नंबर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देता मैनेजमेंट का, अप्रोच पूरी चेंज कर दिया एफपीएससी ने, लेकिन इन्होंने कंटेंट चेंज ही नहीं करा, तो कुछ आ ही नहीं रहा कंटेंट में से। मैनेजमेंट का किसी भी कोचिंग के कंटेंट से कुछ भी नहीं आ रहा है, रिसर्च नहीं है ना, वो आरपीएससी सिलेबस चेंज कर रही है, अप्रोच चेंज कर रही है, उनका कंटेंट सेम ही सेम सबका सबका। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो एक्चुअल में है, जो हकीकत में है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको डिसाइड करना है कि आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको किसी अदरवाइज में ना ले, आप सिर्फ आप उसी तरह से ले जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये नहीं है, ये 208 कट ऑफ इसलिए आई है, मैं ये बता रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें कमियां हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जिसको हमें ही सुधारना है। ठीक है, तो बस ये चीज है कि ये कट ऑफ इसलिए कम रहती है। तो इस पर हम अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और एक प्रासंगिक आपको सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, जिससे ही कट ऑफ बढ़ाएंगे, अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फायदा राजस्थान को होगा, आरपीएससी को होगा कि अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे, मतलब मल्टी डायमेंशनली थॉट प्रोसेस वाले ऑफिसर्स मिलेंगे। फिक्स कंटेंट सबके पास, जो एक ही कंटेंट है, तो 208 कट ऑफ रह रही है, तो उसमें वो निकल जाता है जिसकी मतलब रिटेंशन पावर ज्यादा है। बस तो जिसकी मतलब रिटेंशन पावर ज्यादा है वो ऑफिसर बने, ये इतना अच्छा नहीं है। एनालिटिकल थॉट वाला बंदा को मतलब ऑफिसर बने, वो ज्यादा अच्छा स्टेट के लिए, स्टेट की मतलब ब्यूरोक्रेसी के लिए, आरपीएससी के लिए और ओवरऑल नेशन के लिए। अच्छे ऑफिसर्स जो सोचने की शक्ति जिनके पास खुद की हो, वो अगर सीट पे जाके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे बनिस्पत उनके जो कि जिनके पास रिटेंशन पावर ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो मतलब कम टैलेंटेड है, उनकी जो याद रखने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, वो आज ऑफिसर बन रहे हैं। अगर वो ऑफिसर बनेंगे जो जिनकी सोचने की शक्ति मतलब मल्टी डायमेंशनली थॉट है उनकी, वो सोच सकते हैं हर एंगल को, इस मतलब हर चीज को इस तरीके से भी सोच सकते हैं, उस तरह से भी सोच सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी कंडीशंस आती है जब आप फील्ड में जाके मतलब ऑफिसर काम करता है, तो बहुत सारी कंडीशंस आती है, बहुत सारी मतलब स्थिति आती है कि जब उसको डिसीजन लेना होता है, तो उसके पास एक सोचने की शक्ति, वो पावर होना चाहिए उसके पास सोचने का, वो जरूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस से अगर कोई उसकी प्रैक्टिस करके अगर मतलब उस रास्ते से कोई ऑफिसर बनता है ना, तो वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा स्टेट के लिए भी, नेशन के लिए भी और आरपीएससी के लिए भी। तो आज ये जो मेंस का जो सारी जो कहानी मैंने बताई है, ये लगभग 30-40% के आसपास से मैंने आपको बताया, 60-70% तो अभी भी और भी बहुत सारी कहानी है जिनको हम कभी और क्लास में लेंगे। तो ये कल वाली क्लास में मैंने मतलब प्रीलिम्स का बता दिया था, आज मैंने आपको मेंस की ये कहानी बताई है थोड़ी सी ऊपर से। और फिर अपन कल से या परसों से जब भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो प्रीलिम्स की रहेगी, जो मतलब रिवीजन क्लासेस के मोड पे रहेगी, हम जल्दी हर टॉपिक को मतलब करते जाएंगे कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें से, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको उस टॉपिक को किस तरह से हमें याद रखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम ये मतलब इस प्रोसेस के साथ हम लोग प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट बहुत जल्दी में खत्म कर देंगे, जो उसका सिलेबस है वो भी खत्म कर देंगे। और फिर प्रीलिम्स का तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारी टेस्ट सीरीज आएगी, जो नाम मात्र फीस के साथ आएगी, वो ऑनलाइन ही होगी फिलहाल के लिए, ऑफलाइन नहीं होगी। कोशिश करेंगे अगर ऑफलाइन होती है तो उसका भी आपको मैसेज दे दिया जाएगा। मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेंस के लिए हमारा कंटेंट होगा, हमारी क्लासेस होगी, लेकिन क्लासेस मतलब वैसी क्लासेस नहीं कि बहुत लेंदी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको इन 2 घंटों में जो बताया है ना, वो आप खुद फील कर पाएंगे कि कितने टाइम बाद आप ये सारी चीजें सीखते हैं। हम आपको सब्जेक्ट भी ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपको जल्दी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें बहुत सारे मतलब क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर फिर मतलब क्लासेस भी हो गई हमारे मतलब मेंस के प्रोग्राम में। 4th पेपर का मतलब अलग से एक प्लान होगा, वो अलग से ही होगा, उसकी टेस्ट सीरीज होगी अलग से विद क्लासेस, टेस्ट सीरीज के साथ ही क्लासेस इंक्लूड रहेगी 4th पेपर के अंदर। 1st, 2nd, 3rd पेपर का हमारा कंटेंट होगा, उसकी टेस्ट सीरीज होगी और उसकी क्लासेस होगी।
ये सब कुछ होगा। आपको अब समय जब उसका आएगा तब आपको उसके बारे में मतलब बता दिया जाएगा। हमारे ऐप पे आपको ये सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हो जाएगी, और कब होगी अवेलेबल ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अभी जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं आज एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और लाइक भी करें, और कमेंट्स भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको अपने साथी जो मतलब एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि सब इस जर्नी के बारे में थोड़ी सी जो कहानी है वो कहानी पूरी वो समझ जाए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को वो डायरेक्शन दे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आके आप पढ़िए, वॉर रूम से आप जुड़िए, कोई कोर्स खरीदिए, मैं ये नहीं कहूँगा, ये मैं जिंदगी में नहीं कहूँगा कि ऐसा कीजिए। ये आपका कॉल होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि वॉर रूम के पास ऐसा कुछ है जो किसी और के पास नहीं है, तो ही आना है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि हम भी बाकी के जैसे हैं तो मत आना, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप हमारे पास क्यों आएंगे? क्योंकि हम तो रील्स भी नहीं बनाते, नहीं बनाएंगे, नहीं हम यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे, नहीं हम लोग मतलब पेड कोई मतलब प्रमोशन करेंगे मतलब यूट्यूब पे, और वो जो एड जो आती है बीच में, है ना, जब आप स्किप करते हो उसको, जो आपको देखना नहीं होता है, वो सारी चीजें, हम ये सारी चीजें हम लोग नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ काम करेंगे, हम लोग सिर्फ रिसर्च करेंगे और क्वालिटी चीज देने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे उन सब के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। तो ये बस ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने बताया इसको आप शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों के पास जाए ये चीजें, और कहीं से भी वो पढ़ रहे हो ये चीज जो मैंने बताई है वो अपने माइंड में रखे हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप शेयर कीजिए। मुझे व्यूज नहीं बढ़ाना है। एक अगर मुझे इतना लगता है कि अगर आपके पास क्वालिटी है ना, तो ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे शेयर करो, मुझे या मुझे मतलब सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, या फिर मेरे से ये आया, मेरे से वो आया, ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती एक एडुकेटर को। मेरे गुरुजी है अपने दिव्य कीर्ति सर, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि देखो हमारे नोट्स में से ये आया है और वो सब अच्छा चीज। एक अच्छा एडुकेटर नहीं करता है ऐसा, और नहीं करना चाहिए ऐसा, और नहीं उन्होंने कभी ये कहा कि हमारे पास आके पढ़िए, नहीं वो ऐसा कभी कहते हैं। तो अगर क्वालिटी होती है ना, तो आज नहीं तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो नजर आती है। कब तक छुपा रहेगा वो क्वालिटी? वो बाहर आनी ही आनी है, मतलब पब्लिक की नजर में आनी ही आनी है, और वो आएगी अगर हम रेगुलरली अच्छी मेहनत करते जाएंगे तो मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आपको ये सारी हमारी जो रिसर्च है, जो कुछ भी आपको आपसे मैंने बताया है, वो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी चीज आपको नहीं आए, चाहे वो मतलब क्लासेस के बारे में हो, या फिर कोई इस तरह की कोई मतलब रिसर्च बेस्ड कोई अगर कोई लेक्चर हो, वो जो हम लोग कोई बनाए अगर, तो वो भी आपके पास मतलब जैसे ही अपलोड हो वैसा आपको मिल जाए। इसलिए उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको जरूर आप दबाएं। मुझे ये सारी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे सिर्फ काम आता है और मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा कि आपकी जर्नी को आसान कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।